नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बीजेपी ने पूर्वोत्तर में बनाया गैर कांग्रेसी मोर्चा। नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए का होगा हिस्सा। असम, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल के मुख्यमंत्रियों की बैठक में फैसला। पी विजयन आज बनेंगे केरल के मुख्यमंत्री। 18 मंत्री भी लेंगे शपथ। सीपीएम कोटे से 12 और सीपीआई से होंगे 4 मंत्री। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए नए मानकों को यूजीसी से मंजूरी। सरकारी दखल कम करने पर जोर। 3 साल से स्नातक और पीजी के 5 कोर्स का होना जरूरी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का चीन के साथ सहमति वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर। कहा, मतभेद कम करना भारत का मकसद। कारोबारियों को दिया निवेश का न्योता। आतंकवाद पर पाकिस्तान के रुख से नाराज अमेरिका। 2000 करोड़ की सैन्य मदद पर सीनेट की रक्षा समिति ने लगाई रोक। हक्कानी आतंकी नेटवर्क पर ठोस कदम उठाने की शर्त। बीजेपी ने पूर्वोत्तर राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों का मोर्चा बनाया है। बीजेपी और पूर्वोत्तर के कुछ अन्य दलों ने विकास एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन यानी नेडा के गठन का फैसला किया है। यह फैसला कल गुवाहाटी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और असम, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में हुई बैठक में लिया गया। बैठक के बाद बीजेपी महासचिव राम माधव ने बताया कि हेमंत बिस्वा शर्मा इस गठबंधन के संयोजक होंगे। ये गठबंधन एनडीए का एक हिस्सा होगा। बाद में अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि इस गठबंधन का मुख्य मकसद पूर्वोत्तर का चहुमुखी विकास और राज्य केंद्र के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। We have decided to come together and form a new alliance by name North-East Democratic Alliance. North-East Democratic Alliance will be an alliance of non-Congress parties in the northeastern states. North-East Democratic Alliance in turn will be a constituent of National Democratic Alliance, the NDA. इससे पहले कल बीजेपी नेता सर्बानंद सोनोवाल ने असम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के विकास में हर संभव मदद का भरोसा दिया। असम में बीजेपी की पहली सरकार बनी तो मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी और एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद थे। राज्यपाल पीबी आचार्य ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ हेमंत बिस्वा शर्मा समेत 10 मंत्रियों ने शपथ ली। नई सरकार में बीजेपी के 6 और सहयोगी असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से 2-2 मंत्री हैं। आज भारतीय जनता पार्टीर बारे एटु एटा ऐतिहासिक मुहूर्त। এই মুহূৰ্তটো গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাইজে যি শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰিলে তাৰ বাবে পোনপ্ৰথমে মই অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ সমূহ ৰাইজলৈ গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास दिलाया कि असम के विकास के लिए नई सरकार पूरी मेहनत करेगी। उन्होंने कहा कि देश के पूर्वी राज्य विकास में पिछड़ने का जोखिम नहीं ले सकते। असम को भी कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। असम जितना दौड़ेगा, असम सरकार जितना दौड़ेगी, दिल्ली सरकार भी उससे एक कदम ज्यादा दौड़ने का हमेशा प्रयास करेगी। असम में बीजेपी अवैध घुसपैठ को खत्म करने का वादा कर सत्ता में आई है। पार्टी को 126 सदस्यों वाली विधानसभा में 60 सीटें मिली हैं। उसकी सहयोगी एजेपी को 14 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 12 सीटें मिली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पिनराई विजयन आज केरल के मुख्यमंत्री बनेंगे। केरल के राज्यपाल जस्टिस पी सदाशिवम तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में शाम 5 बजे विजयन को शपथ दिलाएंगे। विजयन के अलावा 18 मंत्री भी शपथ लेंगे। इस तरह से एलडीएफ सरकार में मुख्यमंत्री को मिलाकर 19 मंत्री होंगे। इनमें से 12 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। सरकार में सीपीएम कोटे से 12 और सीपीआई से 4 मंत्री होंगे। जनता दल एस, एनसीपी और कांग्रेस एस से एक एक मंत्री होंगे। सीपीएम के श्री रामकृष्णन नए स्पीकर होंगे। केरल के राज्यपाल जस्टिस पी सदाशिवम ने
सोमवार को पिनराई विजयन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले विजयन को वाम गठबंधन दल यानी एलडीएफ के विधायक दल का नेता चुना गया था। 140 सदस्य केरल विधानसभा में एलडीएफ के 91 विधायक हैं। यूजीसी ने डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए नए नियामक मानकों को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद ऐसे विश्वविद्यालयों में सरकारी दखल कम करके गुणवत्ता बढ़ाना है। यूजीसी नियामक 2016 के मुताबिक एक संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय होने के लिए जरूरी है कि उसमें 3 साल से स्नातक और शोध के साथ 5 पीजी कार्यक्रम चल रहे हों। साथ ही संस्थान के पास कुल निर्मित क्षेत्रफल का कम से कम 40% खुला स्थान होना चाहिए। प्रशासनिक इमारत 1000 वर्ग मीटर, शैक्षणिक इमारत और पुस्तकालय 2000 वर्ग मीटर, लेक्चर थिएटर और प्रयोगशालाएं 15,000 वर्ग मीटर में बनी होनी चाहिए। कई शैक्षिक संस्थान ने डीम्ड विश्वविद्यालय के मौजूदा नियमों में बदलाव की मांग की थी। राष्ट्रीय मेडिकल पात्रता प्रवेश परीक्षा पर अध्यादेश को राष्ट्रपति ने कल मंजूरी दे दी। अब राज्यों के बोर्ड इस साल मेडिकल प्रवेश परीक्षा करा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने साफ किया है कि एनईईटी इसी साल से लागू है। विपक्षी दल सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। राज्यों के बोर्ड इस साल मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए परीक्षा करा सकेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एनईईटी पर अध्यादेश को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। अब राज्यों के पास विकल्प है कि वह अपने बोर्ड या एनईईटी के जरिए मेडिकल सीटें भर सकते हैं। नीट इन प्रिंसिपल कहा गया है और यह एक ही इसी साल के लिए एग्जेम्पशन है। स्टेट का शेयर स्टेट भरता था, तो वही हम कह रहे हैं कि इस बार आपका जो स्टेट का शेयर है वो आप स्टेट भर लीजिए, लेकिन जो आपके मैनेजमेंट कोटा है, बाकी कोटाज है, वह नीट के अंतर्गत आएंगे। दिल्ली सरकार और कांग्रेस समेत कई दलों ने एनईईटी पर अध्यादेश का विरोध किया है। प्राइवेट मेडिकल लॉबीज के पक्षधर बनना बंद करिए और छात्रों और उनके माता पिता के बारे में सोचिए। ये सारा का सारा जो ऑर्डिनेंस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, हम इसका विरोध करते हैं। मैं समझता हूं कि ये एक उचित चिंतन नहीं है और सार्थक दिशा में ये कदम नहीं जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ इंगित करते हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नीट के अंतर्गत आ चुके हैं। कम से कम एक ये काम जरूर हो गया है कि कैपिटेशन फीस खत्म हो गई है। और सेकंड बहुत बड़ा ये है कि पहले ये होता था कि हर एक स्टूडेंट वाज एलिजिबल टू टेक एन एडमिशन इन एनी कॉलेज, चाहे वो उस चीज के लिए डिजर्व करता था या नहीं करता था। इससे क्या होगा, एक छन्नी हो जाएगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले अमित कुमार अध्यादेश को कोर्ट में चुनौती देंगे। लोग इस अध्यादेश को चैलेंज करेंगे। ऐसा कोई कानून या संविधान में प्रावधान नहीं है जिससे आप सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सरकार 1 साल के लिए रोक सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय मेडिकल पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी नीट को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन कई राज्यों ने परीक्षा की भाषा और पाठ्यक्रम को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ये अध्यादेश लाई है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। स्टिंग मामले में कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से सीबीआई ने दिल्ली में पूछताछ की। हरीश रावत ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया है और जांच में सीबीआई को सहयोग देने की बात कही है। सीबीआई हरीश रावत से अब 7 जून को फिर पूछताछ करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत मंगलवार को दिल्ली में सीबीआई के मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े स्टिंग मामले में सीबीआई के सवालों का जवाब दिया है। ये चीजें कल अदालत के सामने आएंगी तो मैं नहीं चाहता कि उन चीजों पर कुछ कहूं। जब मैंने कोई क्रिमिनलिटी की ही नहीं है, जब मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है, न मैं कह रहा हूं कि मुझे विधायक चाहिए, न मैं पैसा दे रहा हूं, न मैं पैसे किसी का मोल भाव करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत ही नहीं। बीजेपी का आरोप है कि उत्तराखंड सरकार ने जिस तरह से सीबीआई जांच को रोकने की कोशिश की, उससे साबित होता है कि हरीश रावत जांच से बचना चाहते हैं। जब इंक्वायरी हो जाती है, एक बार स्टार्ट होती है, तो कोई भी गवर्नमेंट उसे खारिज नहीं कर सकती है। इसके बावजूद फिर आप माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में गए। माननीय उच्च न्यायालय ने भी आपको राहत नहीं दी और कहा कि नहीं, आप सहयोग करिए, आप सीबीआई के सामने जाइए। ये सब बातें जब आप जानते थे तो बच क्यों रहे हैं आप? उत्तराखंड में चले सियासी संकट के दौरान 26 मार्च को मीडिया के सामने एक स्टिंग की सीडी जारी हुई थी। इसमें हरीश रावत को विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर बातचीत करते दिखाया गया था। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी।
संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि यूपीए के मुकाबले एनडीए संसद को बेहतर तरीके से चला रही है। एनडीए सरकार ने अब तक 101 विधेयक पेश किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इसमें अड़ंगा डाल रही है। वहीं संसद में अवरोध पर कांग्रेस ने बीजेपी को उसके इतिहास की याद दिलाई। सत्ता में 2 साल पूरे करने जा रही एनडीए सरकार ने संसदीय कामकाज पर अपने रिकॉर्ड को यूपीए से बेहतर बताया है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि लोकसभा में यूपीए कार्यकाल के मुकाबले ज्यादा काम हुआ, वहीं राज्यसभा में बहुमत नहीं होने से यूपीए कार्यकाल के मुकाबले कम काम हुआ। There are 44 bills pending in Rajya Sabha as against 11 in Lok Sabha. Pending means some of them are referred to standing committee in Lok Sabha. So I will be discussing it with the chairman and also with other party leaders to see that the backlog is cleared in Rajya Sabha. वहीं कांग्रेस ने संसद में अवरोध पर संसदीय कार्य मंत्री के आरोपों को खारिज कर दिया। 50 साल के रिकॉर्ड में लोकसभा मात्र 61% समय चली और राज्यसभा 66% समय चली, और जो कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कारण पार्लियामेंट नहीं चल सकती थी। संसदीय कार्य मंत्री ने भरोसा जताया कि जीएसटी बिल मॉनसून सत्र में पारित हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक पर राज्य से बात चल रही है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। खाद्य पदार्थों में उपयोग होने वाले रसायन पोटेशियम ब्रोमेट पर पाबंदी लगाने की तैयारी हो रही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएससी के अध्ययन में बड़ी कंपनियों के ब्रेड में यह रसायन मिला है। इससे कैंसर होने का खतरा है। खाद्य नियामक एफएसएसएआई के सीईओ पवन कुमार अग्रवाल ने बताया कि पोटेशियम ब्रोमेट पर पाबंदी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे मुद्दे पर एफएसएसएआई से रिपोर्ट मांगी है। सीएससी ने दावा किया है कि ब्रेड, बंस, बर्गर या पिज्जा जैसे खाद्यों में पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट का इस्तेमाल हो रहा है। इससे कैंसर और थायराइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इस पर हमने मंत्रालय ने एफएसएसएआई को कहा है कि तुरंत रिपोर्ट करें, इस मैटर को सीरियसली ले। दे आर कमिंग विद अ रिपोर्ट, द मिनिस्ट्री विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अकॉर्डिंगली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली संकट खत्म करने के लिए तीनों वितरण कंपनियों को 1 हफ्ते का समय दिया है। केजरीवाल ने मंगलवार को बिजली कंपनियों के प्रतिनिधियों को तलब करके 2 टूक कहा कि बिजली आपूर्ति की खामियां दूर नहीं होने पर कंपनियों का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। बैठक में ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन और डीईआरसी के प्रमुख भी मौजूद थे। दिल्ली सरकार ने उपभोक्ताओं को अघोषित कटौती होने पर हर्जाना देने से जुड़ी 1 साल से लंबित अधिसूचना को हफ्ते भर में लागू करने का भरोसा दिया है। तो सीएम साहब ने उनको क्लियर कहा है कि 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, या तो इसको ठीक कर लीजिएगा, अदरवाइज हम सख्त से सख्त कदम लेने से भी नहीं हटेंगे। अगर हमारे को कंपनीज के लाइसेंस कैंसिल करने पड़े तो उसके बारे में सोचने से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। केंद्र सरकार ने कल 13 नए शहरों के नामों का ऐलान किया जिन्हें स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। इस सूची में पहली बार बिहार और यूपी के भी एक शहर को जगह मिली है। सरकार ने 2020 तक 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य रखा है। फास्ट ट्रैक कंपटीशन के आधार पर चुने गए 23 शहरों में से 13 शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के लिए हुआ है। इसमें हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला, चंडीगढ़, हरियाणा का फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, छत्तीसगढ़ का रायपुर, बिहार का भागलपुर और तेलंगाना का वारंगल शामिल है। इसके अलावा रांची, न्यू टाउन कोलकाता, इम्फाल, अगरतला, पणजी और पोर्ट ब्लेयर शहर को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। Of these 23 cities, 9 of them have improved their quality of smart city plans by scoring over 25% marks more than what they scored in the first round of competition. Of these, 7 have been selected. 6 of the 23 cities have improved the quality of smart city plans in the range of 12% to 24%. इन 13 शहरों के विकास के लिए 30,229 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हर शहर को अगले 5 साल में विकास के लिए 500 करोड़ रुपए केंद्र से मिलेंगे। इतनी ही रकम राज्य भी खर्च करेंगे। इस साल जनवरी में सरकार ने पहली सूची में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 20 शहरों का चयन किया था, जिन्हें विकसित करने के लिए 50,802 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। These 13 cities selected fast track competition have proposed total investment of
30,229 crores. With this, investment proposed by 33 cities under Smart City Plan is now 80,789 crores. जिन शहरों का चयन नहीं हुआ है वो जून के आखिर में होने वाले दूसरे दौर की प्रतियोगिता में नए प्लान के साथ फिर हिस्सा ले सकेंगे। स्मार्ट सिटी बनने वाले शहरों में बुनियादी सुविधाओं, बिजली, पानी, परिवहन और सूचना तकनीक की बेहतर सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब खबर सूखा और जल संकट की। इन दिनों राजस्थान का पश्चिमी इलाका पानी की कमी और अकाल से जूझ रहा है। अकाल की चपेट में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री का अपना गांव भी है, लेकिन वहां भी लोगों को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ये है अजमेर जिले का खेड़ी गांव। खेड़ी कराटी ग्राम पंचायत का हिस्सा है। केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री सांवरलाल जाट इसी ग्राम पंचायत के निवासी हैं। सांवरलाल जाट राजस्थान सरकार में भी लंबे समय तक जल संसाधन मंत्री रहे, लेकिन करीब 1500 की आबादी वाले इस ग्राम पंचायत को जल संकट से निजात नहीं दिला सके। कराटी के आसपास का पूरा इलाका भयंकर सूखे की चपेट में है और लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी को नार भंगे देशे मरे मैं देशे मना फैमिली बाटा कर कहीं सभी तो करना खूब आसे जाता है पानी मोल डलाता है पानी फैमिली कहीं भी सुविधा को नहीं पानी भी न तो हेडपंप में पानी न नल में पानी बिल्कुल आपको न मांग फैमिली की सुविधा न चरा काम कहीं भी को न लो। हालात दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं। खेती बाड़ी चौपट है। लोगों के पास न खुद के खाने के लिए अन्न है और न जानवरों को खिलाने के लिए चारा। बाड़ी की दिक्कत एक है कि पानी नहीं है, नहीं कुएं में पानी है, नहीं गवर्नमेंट से कोई पानी मिल रहा है, तो खेती बाड़ी किससे करें। जैसे हमारे पशु है उसको खिलाने के लिए चारा नहीं है, पानी होता तो हम कुछ भी करके उसको पालन पोषण का कुछ भी करते थे। अकाल के चलते लोगों का यहाँ रहना दुश्वार हो गया है। बहुत से लोगों ने मदद के लिए सरकार से भी गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि सरकार से जुड़े लोग जल्द मदद की बात कह रहे हैं। यहाँ के जो जल संसाधन मिनिस्टर थे सांवरलाल जी, उन्होंने लाइनर डलवा दी, टंकियां बनवा दी, लेकिन अब बिना मेंटेनेंस के और बिना मॉनिटरिंग के लाइनें लिखी जो करके शुरू के गांव में पानी आ जाता है और उसके बाद गांव में पानी पहुंच नहीं पाता है। अजमेर जिले की ग्रामीण आबादी करीब 9 लाख है। इलाके के संपन्न लोग टैंकरों से पानी मंगाकर अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन गरीब भगवान भरोसे हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, अजमेर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की चीन यात्रा का आज दूसरा दिन है। चीन के औद्योगिक शहर ग्वांगझू में आज सुबह उन्होंने भारत चीन बिजनेस फोरम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बीते एक दशक में स्थिरता के साथ बढ़ी है और अब ये 7.6% की दर से बढ़ रही है। उन्होंने चीन के कारोबारियों को भारत में निवेश का न्योता भी दिया। We welcome Chinese investment and entrepreneurs to participate in Make in India and other flagship initiatives taken by our government. इससे पहले मंगलवार को राष्ट्रपति ने ग्वांगझू में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने भारत चीन के बीच मतभेदों को दूर करके समझौते वाले क्षेत्रों का विस्तार करने पर जोर दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कल बीजिंग पहुंचेंगे, जहां वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चीन यात्रा की शुरुआत दक्षिण चीन के औद्योगिक शहर ग्वांगझू से की। यहां हवाई अड्डे पर उनका शानदार स्वागत हुआ। ग्वांगझू में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत चीन के बीच नजदीकी रिश्तों पर जोर दिया। चीन के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत से पहले उन्होंने कहा कि चीन के साथ भारत के संबंधों का मुख्य मकसद समझौते वाले क्षेत्रों का विस्तार करना और मतभेदों को कम करना है। We have never indulged in expanding the diversion, but reducing the diversion and expanding the areas of agreement.
उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर दोनों देश के 2.5 अरब लोग साथ मिलकर काम करें और आपसी गतिविधियों में सहयोग करें तो इसका वैश्विक स्थिरता और शांति पर व्यापक असर होगा। If they work together, if they come together and they extend hand of cooperation, understanding to each other, that will be the great event and the biggest guarantor to the peace, stabilization, prosperity and onward march. राष्ट्रपति ने देर शाम ग्वांगझू में सागर की लहरों पर तैरते क्रूज की सवारी की। उन्होंने क्रूज से रंग बिरंगी रोशनी से नहाई, शानदार मीनार और इमारतों का भी लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तरफ से मंगलवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का मधेशी दलों ने बहिष्कार किया। ये बैठक सभी समकालीन मुद्दों और संवैधानिक मुद्दों पर समझौते के लिए बुलाई गई थी। हालांकि सरकार ने भरोसा जताया है कि आंदोलनकारी दल वार्ता के लिए जल्द राजी हो जाएंगे। बैठक में मौजूद विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री से सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए अनुकूल माहौल बनाने को कहा। मधेशी पिछले 1 साल से संसद में ज्यादा प्रतिनिधित्व और संविधान संशोधन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अमेरिकी सीनेट की एक समिति ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता पर रोक लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक में कहा गया है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, उसे अमेरिका से सैनिक सहायता नहीं दी जा सकती। अमेरिकी रक्षा समिति ने कहा है कि जब तक रक्षा मंत्री कांग्रेस में साबित ना करें कि पाकिस्तान कड़े कदम उठा रहा है, उसे सहायता ना मिले। इस विधेयक पर सीनेट में वोटिंग होगी। अगर ये पास हो जाता है तो पाकिस्तान को सहयोगी देश के नाते मिलने वाले $45 करोड़ और सैन्य गठबंधन के लिए मिलने वाले $90 करोड़ की सैन्य सहायता पर रोक लग सकती है। हालांकि सीनेट की रक्षा सेवा समिति अभी भी पाकिस्तान को मदद देने के पक्ष में है। इजिप्ट एयर की फ्लाइट 804 हादसे की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने दावा किया है कि विमान में दुर्घटना से पहले कोई बड़ा विस्फोट हुआ था। इस फॉरेंसिक अधिकारी ने शवगृह में मानव अवशेषों की व्यक्तिगत रूप से जांच के बाद यह दावा किया। बीते गुरुवार हादसे के वक्त विमान पेरिस से काहिरा जा रहा था। विमान में सवार सभी 66 लोग मारे गए थे। इस बीच दुर्घटना की जांच से जुड़े फॉरेंसिक अधिकारियों ने शवों की पहचान के लिए मंगलवार को यात्रियों के परिजनों के डीएनए सैंपल लिए। उधर विमान का ब्लैक बॉक्स खोजने के लिए मिस्र ने एक पनडुब्बी को तैनात किया है। फ्रांसीसी जहाज भी विमान का डेटा रिकॉर्डर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पहले विश्व मानवीय शिखर सम्मेलन का मंगलवार को इस्तांबुल में समापन हो गया। तुर्की के सबसे बड़े शहर में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में इराक, सीरिया और यमन में जारी मानवीय संकट पर चर्चा हुई। इस मौके पर कहा गया कि दुनिया भर में हिंसा के चलते लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। दुनिया में करोड़ों बच्चों की स्कूलों तक पहुंच नहीं है। ऐसे में बच्चे शोषण का शिकार हो रहे हैं। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि बड़े देशों को हिंसाग्रस्त इलाकों के लिए आर्थिक मदद बढ़ानी चाहिए। At the same time, it is a bit disappointing that some world leaders could not be here, especially those from the G7 countries, except Chancellor Angela Merkel of Germany. They are some of the most generous donors of funding for humanitarian action. But I urge their greater engagement, particularly in the search for a political solution. इराकी सेनाओं ने मंगलवार को भी फालूजा शहर पर हमले जारी रखे। सेना की बमबारी से फालूजा शहर में काफी नुकसान हुआ है। सेना ने आईएस के कई आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। फालूजा में अभी भी 1 लाख नागरिक फंसे हुए हैं। इस शहर पर 2014 से आईएस का कब्जा है। फालूजा को आईएस के स्थानीय मुख्यालय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है और यहां कम से कम 700 आतंकी मौजूद हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इराक सरकार हमलों के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। मशहूर फिल्म अभिनेता और नेता सुनील दत्त की आज पुण्यतिथि है। बतौर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सुनील दत्त ने हिंदी सिनेमा, समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में अहम योगदान दिया।
सुनील दत्त ने समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान दिया। ये याद करते सुनील दत्त को उनकी फिल्मों के जरिए। वो स्वर्ग क्या जिसमें 2 पल सोने के लिए इंसान को नींद की गोलियां खानी पड़ी। 50 के दशक में रेडियो सिलोन में बतौर अनाउंसर करियर की शुरुआत करने वाले सुनील दत्त ने 1955 में रेलवे स्टेशन फिल्म से आगाज किया। रेलवे स्टेशन फिल्म के साथ ही सुनील दत्त के सिने करियर की गाड़ी भी चल निकली और 1957 के दशक में आई मदर इंडिया ने उन्हें स्टार बना दिया। तू मुझे नहीं मार सकती, तू मेरी माँ है। मैं एक औरत हूँ। मैं तेरा बेटा हूँ। रूपा सारे गांव की बेटी है, वो मेरी लाज है। तुम मार सकती है तो मार, मैं भी अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा। सुनील दत्त ने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें छाया, गुमराह, मेरा साया, सुजाता, रेशमा और शेरा जैसी यादगार फिल्में भी हैं। आपके पहलू में आकर रो दिए, दास्ताने गम सुनाकर रो दिए। 1968 में किशोर कुमार के साथ आई फिल्म पड़ोसन में उनकी कॉमेडी का अंदाज भी खूब जमा। एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात। अरे सुनील दत्त ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर दिल छू लेने वाली फिल्मों को निर्माण और निर्देशन किया। यूं नींद से वो जाने चमन जाग उठी है। सुनील दत्त ने समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान दिया। वो 5 बार लोकसभा सांसद रहे। यूपीए 1 की सरकार में वो 2004 से 2005 तक युवा कल्याण मंत्री भी रहे। 25 मई 2005 में उनका निधन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आखिर में हेडलाइंस। बीजेपी ने पूर्वोत्तर में बनाया गैर कांग्रेसी मोर्चा। नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए का होगा हिस्सा। असम, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल के मुख्यमंत्रियों की बैठक में फैसला। पी विजयन आज बनेंगे केरल के मुख्यमंत्री। 18 मंत्री भी लेंगे शपथ। सीपीएम कोटे से 12 और सीपीआई से होंगे 4 मंत्री। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए नए मानकों को यूजीसी से मंजूरी। सरकारी दखल कम करने पर जोर। 3 साल से स्नातक और पीजी के 5 कोर्स का होना जरूरी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का चीन के साथ सहमति वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर। कहा, मतभेद कम करना भारत का मकसद। कारोबारियों को दिया निवेश का न्योता। आतंकवाद पर पाकिस्तान के रुख से नाराज अमेरिका। 2000 करोड़ की सैन्य मदद पर सीनेट की रक्षा समिति ने लगाई रोक। हक्कानी आतंकी नेटवर्क पर ठोस कदम उठाने की शर्त। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।